रही हूँ CSE एकेडमी। इकॉनमी की क्लासेस काफ़ी टाइम से नहीं आ रही हैं। आप लोग भी जानते हैं, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, मैं तो जानती ही हूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न्स रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं, तो कुछ अदर इश्यूज़ भी रहे हैं, जिस वजह से क्लासेस आने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई हैं। और अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हमने इकॉनमी पे डिस्कस किया है। मेरी काफ़ी सारी क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जो चीज़ें जैसे चल रही हैं, इकॉनमी की जो सिलेबस मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ और जो अभी बाकी हैं और जो मैंने पढ़ा दिया है, वो एज़ इट इज़ रहेंगी और उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी उसी के पैरेलल। ठीक है, जैसा कि अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि आशीष सर आपको ज्योग्राफ़ी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफ़ी को वो NCERT प्लस एक स्पेसिफिक बुक, मतलब काफ़ी सारे रिसोर्सेज को मिला करके वो आपको एक बेहतरीन क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज्योग्राफ़ी एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें NCERT की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो वो एक अपना सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं इस तरीके से, ताकि आपको ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना रहें। ऐसे ही अगर आपने देखे होंगे तो पॉलिटी के NCERT पे भी शुभम सर की क्लासेस आ रही हैं। 2-3 चैप्टर उन्होंने पढ़ाया हुआ है, 2-3 क्लासेस उनकी आई हुई हैं, वो भी कंटिन्यूटी बनती रहेगी पॉलिटी के NCERT से रिलेटेड। विशाल सर की अगर हम बात करें तो विशाल सर फ़िलहाल के लिए लीव पर हैं, मतलब उन्होंने अभी 1-8 महीना के लिए ब्रेक लिया हुआ है। वो 1 महीने बाद यानी कि नेक्स्ट मंथ से वो आपको क्लास देना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है मे बी कि बीच में 1-8 क्लास वो दे दे, आई डोंट नो, बट 1 महीने बाद से उनकी प्रॉपर क्लासेस आएंगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी क्लासेस की अगर मैं बात करूँ, तो आप जानते हैं इकॉनमी में पढ़ा रही हूँ, इकॉनमी ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। मैंने आप लोग को इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी क्लासेस दी हुई हैं और उसके बाद मैंने आपको इकॉनमी की प्रॉपर सिलेबस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं इस हमारे चैनल पर, और अगर आपने देखा है उन क्लासेस को तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। काफ़ी यूज़फुल है सारी क्लासेस सभी एजुकेटर्स की, जिन्होंने जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, तो आज की अगर हम बात करें कि इकॉनमी के सिलेबस के पैरेलल हम क्या लेकर के चलने वाले हैं, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर भी मैंने मेंशन किया है कि इकॉनमी NCERT। ठीक है, NCERT इकॉनमी एक सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि ये हमारी जो क्लास है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल होने वाली है, तो हम लोग कुछ चीज़ों पर डिस्कस करेंगे आज। तो आप सभी जानते हैं कि इकॉनमी जो सब्जेक्ट है UPSC के सिलेबस के अंतर्गत, वो एक बहुत लार्ज, बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल विषय है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट होते हैं वो इकॉनमी को पढ़ते ही नहीं हैं, या फिर एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद दोबारा नहीं छूते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं लगता है इकॉनमी को पढ़ने में। उन्हें शायद ये लगता है कि कौन पढ़ने जाए। पॉलिटी पढ़ेंगे 5-6 बार, हिस्ट्री पढ़ लेंगे कई बार ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन इकॉनमी बहुत कम पढ़ते हैं। एवरेज अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी हर स्टूडेंट जिसका इकॉनमिक सब्जेक्ट, वैसे अगर किसी ने एकेडमिक में इकॉनमी पढ़ा है उसका इंटरेस्ट हो तो बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग इकॉनमी से दूर भागते हैं। ठीक है, लेकिन दूर भागने से तो काम चलेगा नहीं। आप अब जो पेपर आ रहे हैं वो चाहे प्रीलिम्स के हो, मेंस के हो, मेंस का तो पूरा 3rd पेपर, ठीक है, आप जानते हैं GS का 3rd पेपर, GS का पेपर 3rd, जो कि पूरा क्या है, आधा उसमें क्या आता है आपका इकॉनमी और आधे में बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आधा उसका पूरा पार्ट कवर करता है इकॉनमी। और आपकी प्रीलिम्स जो हैं वो तो आप जानते ही हैं कि इकॉनमी के कितने क्वेश्चंस आज के डेट में बन रहे हैं। करंट अफेयर उठा करके देख लीजिए आप, या फिर आप उसके स्टैटिक्स पोर्शन को देख लीजिए, चाहे बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को देख लीजिए, टर्मिनोलॉजी को देख लीजिए, किसी भी चीज़ में इकॉनमी का जो क्राइटेरिया है वो किसी भी सब्जेक्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, आप जो भी करंट अफेयर पढ़ते हैं वो सभी कहीं ना कहीं हमारे इकॉनमी से मोस्ट ऑफ दी रिलेट करती हैं। इकॉनमी का जो क्राइटेरिया है वो बाकी सभी सब्जेक्ट से ज़्यादा बृहद है, ज़्यादा बड़ा है। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो हमारे सिलेबस में है हमें उन्हीं को जानना है। कोशिश ये रहती है कि
कोई भी चीज़ें हमसे छूटे ना, ठीक है। अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, आप जानते होंगे कि कहा जाता है हर एक तैयारी में, स्पेशली यूपीएससी में, कि अगर आप यूपीएससी के फील्ड में आ रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी, तो इसी के क्रम में हमारा इकॉनमी जो है, इकॉनमी की भी एनसीईआरटी जो हैं क्लास 9th to 12th, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं इकॉनमी के रिलेट में, ये एनसीईआरटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बेसिक समझ को बनाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पॉलिटी के एनसीईआरटी से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकॉनमी की एनसीईआरटी। 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, एक तो आपका ज्योग्राफी, दूसरा इकॉनमी। इनकी एनसीईआरटी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी तो बिल्कुल पढ़नी ही चाहिए, वो कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है। लेकिन इकॉनमी भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो बेसिक जो समझ है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, वो आपको वहाँ पर मिलेंगी, आपका वहाँ पर क्लियर होगा। और स्पेशली मैं आपको बताऊँ, मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स को हम एक साइड में अगर करते हैं तो मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है और जिस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है, उनका एक सही उत्तर आपको एनसीईआरटीज़ की 11th और 12th की बुक में आराम से मिलेंगी। ना सिर्फ 11, 12 बल्कि 9th और 10th की बुक भी, क्योंकि 9 to 11 जो बुक है एनसीईआरटी की, वो सफिशिएंट है इकॉनमी की बेसिक चीज़ों को आपको समझने के लिए। वो हर एक टॉपिक को टच करता है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें इसमें नहीं हैं, जो चीज़ें एक्सटर्नल हैं, वो सब तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की सिलेबस में उसको तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी से रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और इकॉनमी की एनसीईआरटी में क्या क्या हैं। हम बात करते हैं क्लास 9 to 12। किसी भी चीज़ को अगर लेकर के हमें आगे बढ़ना है, किसी चीज़ को हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, ठीक है, वो है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं और हमें उसे किस प्रकार से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जा कर के क्या करेंगे, हम कोई चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिना प्लान, बिना स्ट्रेटजी के कोई भी काम करना अच्छा नहीं माना जाता है, वो चाहे स्टडी हो या फिर कोई भी काम हो। इसीलिए जो भी चीज़ें आप पढ़ें, अगर आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आप 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़िए इकॉनमी की, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 9th की एनसीईआरटी खरीदी और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के डेट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, एनसीईआरटी की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए एक बार। इन एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटी, जितनी भी एनसीईआरटी हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हो उस लैंग्वेज में उसमें एनसीईआरटीज़ अवेलेबल हैं हर एक सब्जेक्ट की। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उस सब्जेक्ट को डाउनलोड कर लीजिए, उनके चैप्टर्स को एक एक करके। उसके बाद आप देखिए कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या 9th में जो सिलेबस दिया गया है, 9th की एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं, वो क्या 10th की एनसीईआरटी में भी मिलते हैं, एक आध चैप्टर ऐसे हैं, या 11th की एनसीईआरटी से मिलते हैं एक आध चैप्टर। ये सारी चीज़ें देखिए और उसमें आप खोल के ये देखिए कि क्या चीज़ें पढ़ने लायक हैं हमारे, क्या नहीं हैं, उनका एक फ्रेमवर्क बनाइए। उसके बाद आप उनको पढ़ना स्टार्ट करिए। ऐसे अंधों की तरह काम करने का कोई मतलब नहीं है। प्रॉपरली आप उनको एक बार थॉरली चेक करिए कि उसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी हैं। जैसे कि 12th की एनसीईआरटी को हम अगर देखें तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा आपका होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसमें से हमें यही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। इसमें काफ़ी सारे डेटा, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल मेथड्स, ये सारे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी बहुत डीप में हैं
और ये चीज़ें हमारी काम की नहीं हैं, यूपीएससी में नहीं पूछी जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुछ चैप्टर ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे चैप्टर, ठीक है, काफ़ी चीज़ें इसमें भी हैं जो कि हमें अवॉइड करना है। इवन उस चैप्टर के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम की हैं और जो आपके काम की नहीं हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव तो हैं लेकिन वो आपके काम की नहीं है। हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है। एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को लेकर के एक बात कही जाती है कि एक आईएएस का जो स्टूडेंट होता है वो किसी भी विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है, ठीक है, वो किसी भी विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है। हाँ, लेकिन उससे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि उससे अछूता रहा हो, उसे हर एक विषय की नॉलेज होती है। और आपको भी अपना एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ही आपको अपनी स्टडी भी करनी है। बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करके हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप इन पे जाके रिसर्च करिए, कोई आपको मना नहीं करेगा, करिए, आपकी मर्ज़ी, आपका अपना मन, लेकिन वो आपके किसी काम में नहीं आएगा इस सेक्टर में। हो सकता है आप कहीं और कर ले जाएं, वो तो बात की बात है, यहाँ पर काम नहीं आने वाला। यहाँ वही पढ़िए जो आपकी ज़रूरत की है। इकॉनमी ज़रूर पढ़िए, मैं आपसे कह रही हूँ, इकॉनमी को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग अवॉइड करते हैं, हर कोई करता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है भाई। एक आपको प्रीलिम निकालना है तो इकॉनमी पढ़ना पड़ेगा, आपको मेंस निकालना है तो इकॉनमी पढ़ना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड क्यों करना, अवॉइड बिल्कुल मत करिए इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ों में नंबर वैसे भी बड़ी मुश्किल से उठती हैं, अगर आप इन्हें अवॉइड करेंगे तो और ज़्यादा ही नंबर गिर जाएगा। और अगर एक क्वेश्चन भी छूटा मेंस के एग्ज़ाम में तो समझ लीजिए कि आपका उस साल नहीं होना है, ठीक है, नहीं होना, ये तय है। एक क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ जो आपने नहीं अटेम्प्ट दिया, उसका नहीं किया, तो मतलब आपका नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। बाकी साहब कितना भी अच्छा लिखे रहिए, क्योंकि वैसे भी नंबर उतने नहीं मिलते हैं, एक एक नंबर वैल्यू करता है, ठीक है। खैर, काफ़ी सारी बातें हमने कर ली हैं इनको लेकर के, तो अब हम बात करते हैं मेन चीज़ के ऊपर, जो कि हमने कहा कि एनसीईआरटी को हम पैरेलल लेके चलेंगे। जो चीज़ें हमारी चल रही हैं सिलेबस के अंतर्गत, जिनको हम पढ़ रहे हैं, इंडियन एग्रीकल्चर हमको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन पैरेलल में हम क्या चलाने वाले हैं, एनसीईआरटी चलाने वाले हैं इकॉनमी की, ताकि ये सारी चीज़ें साथ साथ ख़त्म होती रहें, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एनसीईआरटी जो है हमारी, ये उसमें जैसा हमने कहा कि 9 to 12 पढ़ना है, तो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। मैंने आपसे बताया कि कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है, कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एक बार हम उन चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th की एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि हमें पढ़ना है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और क्लास 12th की एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्लास 9th की ले लेंगे, फिर हम 10th की ले लेंगे, देन हम 11th की लेंगे, उसके बाद हम 12th की। और इन सभी में अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है, कि एक बार को आपका मन ना हो 9th का पढ़ने का, 10th का पढ़ने का, तो भी 12th भी मत पढ़िए, लेकिन 11th की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। चाहे आप मेंस लिखने जा रहे हो या प्रीलिम्स लिखने जा रहे हो, स्पेशली अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए हैं और आप मेंस का पेपर देना चाहते हैं, तो आप एक बार इकॉनमी के लिए 11th की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। ये सबसे बेस्ट है इकॉनमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ तक कि मेंस की काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से इतने सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, इतनी बेहतरीन ये एनसीईआरटी है कि जिसका आप मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पर दी हुई हैं, ये मैं गारंटी लिख के कहती हूँ आपसे। कोई भी बुक A to Z आप बुक उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से 11th की एनसीईआरटी है उस तरीके से उन टॉपिक्स को आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। वैसे तो इक्वली सारी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा, बाकी को आप पढ़िए, मैं ये नहीं कह रही हूँ इन्हें ना पढ़िए, लेकिन इसको तो आप रिवाइज़ करिए। इन चीज़ों को शायद आप एक बार पढ़ के दोबारा ना पढ़ें, लेकिन इसे आप रिवाइज़ करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम देखते हैं ऐसा क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है, जो मैं आपको इतना ज़्यादा फोर्सफुली बोल रही हूँ कि ये ज़रूर पढ़िए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 9th में। तो 9th में कौन कौन सी चैप्टर्स हैं? तो एक तो है आपका पालमपुर गाँव की कहानी, ठीक है, पालमपुर गाँव की कहानी पहला चैप्टर ही आपको मिलेगा 9th के एनसीईआरटी में। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि 9th से पहले कोई इकोनॉमिक एनसीईआरटी है भी नहीं। 6 to अगर आप 12 पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो भूल जाइए, है भी नहीं। पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है, ये क्या है आपका पहला चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर में जो बात की गई है, एक गांव के माध्यम से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कृषक अर्थव्यवस्था, उसको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। एक गांव के माध्यम से, गांव का क्या नाम है? पालमपुर, एक काल्पनिक गांव है जिसकी जो मुख्य क्रिया है वो खेती करना है। तो उसके माध्यम से इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भारत के जो गांव हैं, जो ठीक ठाक गांव हैं, उनमें किस प्रकार से उत्पादन की प्रक्रियाओं को संचालित किया जाता है, कैसे लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी सोसाइटी कैसी होती है, वहाँ पर उत्पादन कैसे, प्रोडक्शन कैसे होता है वस्तुओं और सेवाओं का। ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी देखने को, जिसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है, वो आता है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग, एक तरीके से यहाँ पर बात की जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, कि मानव, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो पूरा कंट्री है वो पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पे आता है, बहुत जल्दी फर्स्ट पर भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो जो हैं सो हैं ही। तो इसी के ऊपर है कि जो ये पॉपुलेशन है हमारी, यूथ पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, इतनी बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है, ये एक तरीके से रिसोर्स हैं, हमारे देश की रिसोर्स हैं, संसाधन हैं। तो ये कैसी हैं, इनसे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीज़ें इसमें सारी आती हैं एक ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर के, कि मानव को किस प्रकार से अपने देश के योगदान में बढ़ के आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा चैप्टर जो है वो निर्धनता एक चुनौती। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। निर्धनता एक चुनौती। देखिए, अब आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हमें बुक में भी मिलती हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैं इस चीज़ पर आऊँगी, पहले मैं इन सभी चैप्टर्स को आपको बता दूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं पॉवर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर आता है भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा। अब आप देखिए क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है वो आपको अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपने देश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताती है कि सबसे पहले तो आप उसकी एक ढांचे को समझिए कि एक कृषक अर्थव्यवस्था वाले देश, समाज या गांव की क्या हाल होती हैं, किस प्रकार से वहाँ पर प्रोडक्शन चीज़ें होती हैं। फिर आप जानिए कि जो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, उस जनसंख्या का महत्व क्या है। फिर आप जानिए कि हमारे देश में इतनी गरीबी है तो क्यों है, वो एक चुनौती की तरह किस प्रकार हमारे सामने है, कैसे उससे हमें निजात पाना है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर फूड सिक्योरिटी, जैसा कि आप जानते हैं भुखमरी के मामले में भी भारत को अच्छी खासी रैंकिंग मिली हुई है। पॉवर्टी तो हमारे यहाँ पर है ही, आप जानते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हर किसी के पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है हर चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से हैं हमारे यहाँ पर, कैसे इनसे मतलब छुटकारा पाया जा सकता है, क्या निदान की इनकी टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इसके अंतर्गत देखेंगे, जो कि एक बेसिक है, कोई भी समझ लेगा। जो कम समझता होगा इकॉनमी वो भी इसको समझ लेगा। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो 5-6-7 घंटे में आप पूरा एक क्लास का एनसीईआरटी कवर कर लेंगे आराम से एक दिन में। क्योंकि देखिए आपको रेंगना नहीं है, धीरे 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 धीरे, ये नहीं, आपको आपकी राइटिंग स्किल, जैसे हम लोग कहते हैं ना यूपीएससी का मेंस वही निकालेगा जिसकी राइटिंग स्किल एकदम फास्ट होगी, बहुत जल्दी जल्दी जो लिखता हूँ। सिर्फ राइटिंग स्पीड नहीं, थिंकिंग स्पीड भी आपकी फास्ट होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए।
रीडिंग स्पीड फास्ट होगी तभी तो आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाएंगे। अगर आप 9th की NCERT एक चैप्टर एक दिन इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे, 3 महीना में आप सिर्फ इकॉनमी की NCERT ख़त्म करेंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है इन चीज़ों में। बस आपको कहानी की तरह इनको पढ़ते जाना है। 6-7 घंटे लगेंगे, आप 9th की NCERT पढ़ के खाली हो जाएंगे। हो सकता है उससे भी कम लगे, लेकिन एक एवरेज समझ के साथ पढ़ना, उसको मैं बता रही हूँ। अगर आप समझते हुए पढ़ेंगे तो आप 6 से 7 घंटे में 9th की NCERT कवर कर देंगे। एक दिन आपको बैठना है और आपको ये सोच के बैठना है कि आज मैं 9th की NCERT पूरा फिनिश करूँगा या करूँगी, और उस दिन कर डालिए। ये है। अब हम आते हैं 9th से 10th की ऊपर। 10th क्लास में एक क्लास हम लोग आगे बढ़ गए। अब तो आते हैं हम लोग 9th से 10th में। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे, चूँकि हम लोग 9th से 10th में आ गए, तो हमारा क्या हो गया? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि विकास। अब हमारा भी 1 साल का विकास हो गया, तो हम पढ़ लें कि देश का विकास कैसा है। जाहिर सी बात है, खुद का ही नहीं देखना है, कंट्री का भी देखना है। तो डेवलपमेंट पे हम लोग आ गए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जैसा कि मैंने आपको ये चैप्टर तो बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, NCERT की नहीं। जब मैंने आपको सिलेबस के अंतर्गत हमने जो आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय के अंतर्गत, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को इतना डिटेल से मैंने बताया कि आपको कोई नहीं बताएगा। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत डिटेल से मैंने बताया। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इंडियन इकॉनमी की। इंडियन इकॉनमी की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप जब, तो मेरी सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिलेंगी, आप देख सकते हैं उनको। तो ये सेक्शन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो इस सेक्शन को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं आपको, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं उस क्लास को NCERT के प्लेलिस्ट में ज़रूर मेंशन करूँगी, ज़रूर डालूँगी जब इस चैप्टर का नंबर आएगा, तो इसके जगह पर मैं उसको डालूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितना इसमें नहीं ना, उससे ज़्यादा मैंने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, कहीं ज़्यादा, तो आप उसको वहाँ पर देख लीजिएगा। मैं आपको उसमें अपलोड कर ही दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा आता है मुद्रा एवं साख। मुद्रा एवं साख। मुद्रा का मतलब क्या होता है? मनी। साख का मतलब होता है क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि मनी, बैंकिंग, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे यहाँ पर। क्रेडिट वगैरह, ये किस प्रकार से सारी सिस्टम चलती हैं, ये सभी तो इकॉनमी की जान वाले चैप्टर हैं। तो इनको तो छोड़ना एकदम कहीं से भी मतलब न्याय वाला नहीं माना जाएगा, इनको ज़रूर पढ़ना है। ये सभी तो बेसिक चीज़ें हैं, इकॉनमी की बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मेन चीज़ें हैं, इनको तो पढ़ना ही है। हालांकि जब हम सिलेबस जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी इकॉनमी की अच्छे चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, जो इजी थे, जो कोई भी समझ सकता है, वो सारी चीज़ें तो हमने खिसका दी है पहले ही, लेकिन अब हमको मेन मुद्दों पर आना है। ऐसे यहाँ पर है, जब आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे ना एक बार, तो आपको एक खेल खेलने में, कहानी की तरह इनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फिर जब वहाँ पर पढ़ेंगे, आप एक स्टैंडर्ड बुक को जब पढ़ेंगे ना, इनको पढ़ने के बाद तो आपको समझने में बड़ा आसानी होगा। एक तो आप टर्मिनोलॉजी यहाँ से समझ गए होंगे, ये कैसे काम करती हैं, किस प्रकार से हैं, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से कहानी के माध्यम से पढ़ लेंगे। हमारे और आप जैसे लोगों का उदाहरण डाल के ये लोग बता देते हैं, तो आप उसको बड़ी ही आराम से समझ लेंगे। जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने बैठेंगे तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, गूगल पे नहीं सर्च करना पड़ेगा ये क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में वो लोग ये मान के चलते हैं कि आपको इतना तो आता है, कुछ चीज़ें वो बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा चैप्टर जो आता है इसमें, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। अब अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी हैं तो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है। अब आप कहेंगे कि NCERT कब पढ़ाया? मैंने NCERT नहीं पढ़ाया, लेकिन जब मैं आपको आर्थिक सुधार पढ़ा रही थी, इकॉनमिक रिफॉर्म, तो इकॉनमिक रिफॉर्म के सेक्शन में ही मैंने एक अलग सेक्शन दिया था जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि मैं NCERT से ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। NCERT की बुक भी मैंने आपको दिखाई थी, तो ये वही है, ठीक है। वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, चूँकि ये मैंने पढ़ा दिया है तो ये भी मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाली हूँ इसके जैसे।
उसके बाद आता है उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर्स राइट। कंज्यूमर कौन है, कमेंट करके बताइए कंज्यूमर कौन होते हैं। कंज्यूमर्स होते हैं हम और आप जैसे लोग, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो कंज्यूम करते हैं, हम लोग खरीदते हैं चीज़ों को, उनका यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्ता हैं। तो एज अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से हमारे क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं हम इसमें समझेंगे। अब ये कितना इम्पॉर्टेंट है आप सोच लीजिए। अब ये किसी स्टैंडर्ड बुक में आपको देखने को मिलेंगी नहीं। पहली बात तो अच्छे से अच्छा किताब उठा कर देख लीजिए, गारंटी के साथ कहती हूँ मैं, आपको नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि मैं गलत हो सकती हूँ, कहीं ना कहीं लिखा हो, लेकिन मैं 95% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि ये आपको नहीं मिलने वाली है एनसीईआरटी के सिवा और कहीं। और अगर बाई चांस मिल भी जाती हैं तो इसके मुकाबले बिल्कुल नहीं होंगी। तो ये आप मान लीजिए उपभोक्ता अधिकार बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी है कि जो आईएएस की तैयारी करता है वही जाने, ये तो वो भी जानना चाहेगा जो भारत का आम नागरिक है, जो थोड़ा बहुत दिमाग रखता है, जो थोड़ा बहुत ये जानने की कोशिश करता है कि हम देश में, जिस देश में रहते हैं वहाँ हमारे अधिकार क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसे जानना हर एक देश के नागरिक का अधिकार है, वैसे कंज्यूमर राइट जानना भी देश के हर एक नागरिक का क्या है, राइट है। फिर आता है हमारा मेन इम्पॉर्टेंट ये वाला क्लास 11th का सेक्शन, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़ोर दे के आपसे कहा था कि ये ज़रूर पढ़ना। तो अब इसमें क्या है ऐसा जो मैंने आपको इतना फोर्स किया। तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर आता है आपका, मैं इसको अलग पेन से लिख देती हूँ, नहीं तो सारी चीज़ें ब्लू ब्लू हो जाएंगी, आप कहेंगे कि क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर जो आता है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये वाला तो और गंदा चल रहा है, चलिए मैं ब्लैक से कर देती हूँ इसको। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। आप जानते हैं 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को वर्ष 1947 में हमारा देश ब्रिटिश की राज से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। अब उस दिन के ठीक पहले हमारे देश की इकॉनमी की क्या कंडीशन थी वो आपको यहाँ मिलेगा। अब आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कभी कभी मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपको ये जानना कितना इंटरेस्टिंग होगा कि जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम हमारे देश की कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, क्या था अर्थव्यवस्था, कैसे लोग थे, क्या थी पर कैपिटा इनकम, किस प्रकार से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, कैसा नहीं था, क्या कमियां थी, कितना पिछड़ा था हमारा देश। ये सारी चीज़ें, अंग्रेज़ों ने कितना लूटा था हमें, ये सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो स्वतंत्रता की ठीक पहले की मैं बात कर रही हूँ, बहुत पहले की नहीं, जस्ट आप समझ लीजिए 1 नाइट पहले 13 अगस्त की बात कर लीजिए। तो एक ठीक पहले कैसा था हमारा देश, स्वतंत्रता के ठीक पहले, उसकी पूर्व संध्या पर, यानी कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आपका देश कैसा था, हमारा देश कैसा था, ये हम यहाँ पर देखेंगे। इकोनॉमिकल कंडीशंस को, ना कि पॉलिटिकल कंडीशंस को। फिर आपका सेकंड चैप्टर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। उन्नीस 1950 से लेकर के 1990 तक का, ठीक है। अब देखिए, एक तो आपने क्या देख लिया कि ठीक पहले कैसे था। अब आप देखेंगे कि बाद में कैसा हुआ, 2-3 साल 4 साल बाद कैसा हुआ। 47 में आज़ाद हुआ, जाहिर सी बात है टाइम लगता है, 50 तक तो हमारा संविधान ही लागू होने में लग गया था टाइम। अब उसके बाद संविधान लागू हुआ, हर चीज़ हुआ, सारी चीज़ें हो गई, पंचवर्षीय योजनाओं का दौर शुरू हो गया। आप भी जानते हैं इसी के बाद हमारा पहला पंचवर्षीय योजना इसी के समय में आया था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय एक तरीके से आप इसको ठीक बाद मानिए,
क्योंकि आज़ादी मिलने पर बड़े काम होते हैं ऐसे, जिसमें उस टाइम हर चीज़ें करना, सब चीज़ें व्यवस्थित करना, इसमें टाइम लगता है। तो आप समझिए कि ठीक पहले और ठीक बाद, और वो 1990 तक कैसा था। अब आप ये जानिए कि यहाँ 1990 क्यों कहा गया, अब तक क्यों नहीं कहा गया, 2000 क्यों नहीं कहा गया, 1990 क्यों? क्योंकि 1990 उसके बाद क्या आया हमारे यहाँ, LPG रिफॉर्म आया, और उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो एकदम बदल गई, और हमारे यहाँ पर क्या हुआ, आर्थिक सुधार हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, काफ़ी सारी चीज़ें बदली, प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ओपन इकॉनमी हमारी बन गई। तो ये जो है ये पूरी रुख ही बदल देती है अर्थव्यवस्था की। तो 1950 और 1990 के बीच की जो हमारी टाइम पीरियड रही है, उस दौरान हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसे आगे बढ़ी, कैसे ग्रो की, क्या सारी चीज़ें थी। ये आप जानते हैं हमारी इकॉनमी की डेवलपमेंट में, हमारे देश की इकॉनमी की डेवलपमेंट में काफ़ी सारी स्टेजेस रही हैं। तो ये स्टेजेस हैं, देख लीजिए, ठीक है। 90 के बाद हमारा जो इकॉनमी है वो बहुत अलग हो गया था, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो आप जानते हैं ओपन इकॉनमी बन जाती है। उससे पहले क्लोज्ड इकॉनमी थी हमारी, लेकिन फिर क्या हुआ, ओपन इकॉनमी हो गई, ठीक है, एकदम खुला तौर पर हर चीज़ मतलब चल रहा है। तो ये उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई। इतने टाइम पीरियड में कैसी थी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने देखा कि ठीक पहले कैसी थी, ठीक बाद में कैसी हुई, कैसे आगे बढ़ी, और नई इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से पहले कैसी थी ये। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, LPG एक समीक्षा। हालांकि NCERT में ऐसे नहीं लिखा है, NCERT में लिखा है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एक समीक्षा। L मीन्स लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण। और G इन द सेंस ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि क्या है, वैश्वीकरण। अब आप देखिए, अब 1990 के बाद हमारा इकॉनमी कैसा है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रिफॉर्म हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, क्या कंडीशंस थी, क्या कंडीशंस नहीं थी, क्यों ज़रूरी था रिफॉर्म करना, पहले ऐसा क्या कमी था जो ये रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। आप क्रम देखिए एक बार इसका, क्यों मैं कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आता है चौथा चैप्टर, निर्धनता। इतना सब कुछ होने के बाद भी देश में निर्धनता, गरीबी को लेकर के फिर भी वही हालात रहे हैं, बद से बदतर भी हुए हैं। तो क्या थी उस समय के हालात गरीबी की, क्योंकि आप जानते हैं जिस टाइम ये रिफॉर्म आया था उस टाइम हमारे यहाँ पर आर्थिक मंदी चल रही थी, जो अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि तृतीय विश्व जो शांति, जो कहते हैं ना विश्व, तृतीय विश्व वर्ल्ड वार का जो बना हुआ था माहौल, रशिया, सोवियत संघ और USA के बीच में, उसी के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो आर्थिक मंदी का जो पूरा दौर था वो, उससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई थी। उस समय क्यों कंडीशंस क्या थी, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही थी। तो निर्धनता का चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिर हम कहेंगे भारत में मानव पूंजी का निर्माण। भारत में मानव पूंजी का निर्माण। आपको बता दें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, बहुत कम थी। एकाएक पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है, ठीक है, एकाएक पॉपुलेशन बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है। तो उस समय क्या था, मतलब देश का हालात, ह्यूमन कैपिटल का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे बना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास को लेकर के क्या रुझान रहा है सरकारों का, अलग अलग जो भी आई आपका, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ग्रामीण विकास, विलेज डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा जो देश था ग्राम प्रधान देश था, गांव बहुत ज़्यादा हैं, आज भी ज़्यादा हैं। खैर आज के हिसाब से तो सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, अब सिटीज़ बन रही हैं, मेट्रो सिटी बन रही है, मेगा सिटी बन रही हैं, ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन उस समय गांव था ज़्यादातर, तो उन गाँव का विकास के लिए क्या सारी चीज़ें थी, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर रोज़गार समृद्धि, अनौपचारिक और अन्य मुद्दे, या फिर सीधा सीधा आप यहाँ पर लिखिए रोज़गार समृद्धि।
आर्थिक समृद्धि आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर है रोजगार समृद्धि, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। अब हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे निर्धनता वगैरह या बेरोजगारी पढ़ा रहे थे, तो रोजगार समृद्धि की एक झलक मैंने आपको दी थी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको बेरोजगारी का सेक्शन मिलेगा, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको रोजगार समृद्धि के बारे में बताया क्या होता है, ठीक है। मतलब रोजगार समृद्धि का एक मोटा मोटा अर्थ होता है कि जिस प्रकार से हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, अर्थव्यवस्था तो की ग्रोथ तो हो रही, जैसे आज के डेट में खैर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है ब्रिटेन को पीछे छोड़ता हुआ 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। नॉमिनल जीडीपी में भारत पूरे देश की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ब्रिटेन को उसने पीछे छोड़ दिया है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हैं कि इकॉनमी इतनी बढ़ रही है, सब चीज़ हो रहा है, तो फिर देश के ये हालात कैसे हैं, रोज़गार नहीं है, गरीबी इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो समृद्धि है वो रोज़गार विहीन है। अगर ये रोज़गार को साथ लेकर के चलें तो हमारी जो कंडीशंस है वो शायद थोड़ी और अच्छी हो। तो जो समृद्धि, रोज़गार समृद्धि क्या होता है, आर्थिक समृद्धि इसका क्या संबंध है, और रोज़गार विहीन समृद्धि क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप ये जान के चलिए ये सभी चैप्टर्स जिस प्रकार से आपको यहाँ मिलेंगे किसी अदर बुक में नहीं मिलेंगे, इसमें तो मैं लिख के देती हूँ गारंटी के साथ। उसके बाद आता है आपका आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। देन आता है आपका पर्यावरण एवं धारणीय विकास। पर्यावरण एवं धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सभी जानते हैं कि इसके गोल्स बने हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इसके ऊपर सरकारें काम करती हैं पूरे विश्व की, कि कैसे हम अपनी आज की जो रिसोर्सेज हैं उनको किस प्रकार से हम सुरक्षित रखें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनके लिए क्या रहें, सेव रहें, बची रहें, उनका इतना दोहन न कर दें कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ बचे ही ना। उसके बाद भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के मध्य तुलनात्मक विकास अनुभव। यहाँ पर क्या है, इकॉनमी के मामले में इंडिया का अदर विश्व के साथ क्या होगा, कंपैरिजन होगा। अब आप ये देखिए कि आपको लगता है कि इन जगहों से मेंस के क्वेश्चंस नहीं बन सकते। जितनी डिटेल में बताया गया है, जिस तरीके से बताया गया, यहाँ से नहीं बनेगा तो कहाँ से बनेगा। और आपको बहुत सारी चीज़ों के डाउट्स यहाँ से क्लियर होंगे, बहुत सारी बेसिक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आप डिबेट भी करने बैठेंगे किसी से तो हारेंगे नहीं, यहाँ पर जिस तरीके से हर चीज़ें बताई गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। कोई और पढ़िए ना पढ़िए आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन इसे ज़रूर पढ़िए। जब आप कभी आज की इंडियन की इकॉनमी को के ऊपर कोई आंसर लिखते हैं, सपोज दैट आज की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके ऊपर अगर आप आंसर लिखते हैं तो ये तीनों चैप्टर आपके बहुत काम आने वाली हैं। कि पहले क्या थी, कंपैरिजन हम करते हैं ना, सबसे बढ़िया आंसर वही होता है जिसमें कंपैरिजन होता है। वो कंपैरिजन हमारे भविष्य काल से हो, हमारे किसी दूसरे सब्जेक्ट से क्यों ना हो, किसी दूसरे कंट्री से क्यों ना हो, लेकिन कंपैरिजन वाले आंसर बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पर है कि आप पहले कैसा था ये बताइए, बाद में कैसा हुआ, एलपीजी रिफॉर्म से पहले कैसा था, एलपीजी रिफॉर्म के बाद कैसा हुआ, और आज कैसा है। जब ये कंपैरिजन रहेगा ना, वो चाहे 4 लाइन का क्यों ना हो, वो आपके आंसर में जान डाल देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। 12th में क्लास 12th की एनसीईआरटी हम देखें तो आता है पहला चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांकन।
हालांकि अब मैं आपको बता दूं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जानने लायक हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करने लायक हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो जो पढ़ाने लायक हैं वही पढ़ाऊंगी, उसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए। और उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है आय निर्धारण। आय यानी कि इनकम निर्धारण, ठीक है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो छोड़ने लायक रहेगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, जाहिर सी बात है। फिर सरकार, कार्य एवं विषय क्षेत्र। सरकार, कार्य एवं विषय क्षेत्र। आपको लग रहा होगा ये पॉलिटी कहाँ से आ गया? जी नहीं, पॉलिटी नहीं है ये, क्योंकि अर्थव्यवस्था में भी सरकार का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें सरकार का क्या रोल है, हमारे देश में इकॉनमी के अंतर्गत सरकार के क्या कार्य हैं, उनका विषय क्षेत्र क्या है, किन किन एरिया में उनका अधिकार है, किन किन एरिया से वो बाहर है, या उन कितने एरिया में वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आता है खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र। खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र। चूँकि ये जो बुक है ये समष्टि अर्थशास्त्र इस बुक का ही नाम है, ठीक है। 12th की व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली बुक आपको नहीं लेनी है, आपको कौन सी लेनी है, ये लेनी है, ये आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओपन इकॉनमी का दौर चल रहा है, पूरी विश्व आज की डेट में ओपन इकॉनमी को फॉलो कर रही है, क्योंकि क्लोज्ड इकॉनमी में कुछ मिलेगा ही नहीं, उनको चल ही नहीं पाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे एक दिन में। इसीलिए ओपन इकॉनमी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जब हम क्षेत्रक की बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि बंद इकॉनमी क्या होती है, ओपन इकॉनमी क्या होती है, लेकिन सोचिए एक छोटे से 2 लाइन में हर एक बुक ओपन इकॉनमी का मतलब यही बताती है कि जहाँ एक देश दूसरे देश के साथ आयात निर्यात दोनों कर सकता है, वही होता है ओपन इकॉनमी। यही एक लाइन लिखा रहता है ओपन इकॉनमी का मतलब। लेकिन यहाँ पर ओपन इकॉनमी का एक पूरा चैप्टर है, वो भी क्लास 12th की एनसीईआरटी में। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, और कितने सारे पॉइंट्स आपके यहाँ से और नए नए बनेंगे, क्लियर होंगे, और आंसर राइटिंग में किस प्रकार से आपके काम आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। तो अब आपको मैं बताऊं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी जो चैप्टर्स हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये मैं आपको पढ़ाऊँगी यहाँ पर, इसी चैप्टर, इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी क्लास में। ये मैं सारे एक एक करके आपको पढ़ाऊँगी। चूँकि मैंने कहा कि मैं ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊँगी। ये चैप्टर जो है ये मैं पढ़ा ही चुकी हूँ ऑलरेडी, एनसीईआरटी को बता करके ही कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे निर्धनता एक चुनौती की बात की जा रही है। जो निर्धनता एक चुनौती की जो बात की जा रही है, इस चैप्टर को मैं आपको वहाँ ना पढ़ा करके, जब मैं 11th की एनसीईआरटी में निर्धनता पढ़ाऊँगी तो मैं दोनों को मर्ज करके वहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। क्योंकि अलग अलग पढ़ाने का एक ही चीज़ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको 11th में, जब मैं 11th की एनसीईआरटी जब स्टार्ट करूँगी तो यहाँ की चीज़ों को यहाँ पर मर्ज कर दूँगी, जो चीज़ें मेंशन करने लायक होंगी। मुझे नहीं लगता होंगी, क्योंकि ये तो नेक्स्ट क्लास की है, तो ये तो और बृहद होती हैं। फिर भी कुछ चीज़ें अगर यहाँ से ऐसी होंगी जो यहाँ पर मुझे लगेगा ऐड करने लायक है, मैं वहाँ पर ऐड कर दूँगी, उसके साथ पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज़ों को, और एक एक चीज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से हम क्या देंगे, समरी देंगे। अब आपको लगता होगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ा देंगे हम यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, तो एनसीईआरटी की हम आपको समरी देंगे। आप एनसीईआरटी लेके बैठिए, अगर आपके पास है तो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मत लीजिए। आपको अगर लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ के आपने सीखा क्या है, आपको यही जानना है, और वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। पालमपुर गांव की कहानी मैं आपको यहाँ पर पढ़ के नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये बताऊंगी कि पालमपुर कहानी से, पालमपुर गांव की कहानी से हमें क्या बेनिफिट हैं, इस चैप्टर से हमें क्या मिला है। ये पूरी समरी मैं आपको दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो हमारे काम की हैं, हमारे जानने लायक हैं, किस प्रकार से हैं। ओवरव्यू तो मैं दूंगी ही कि हाँ ये एनसीईआरटी में इस प्रकार से लिखा, ताकि आपको बिल्कुल ये चीज़ ना लगे कि मैं कहीं आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी की चीज़ों को तो मैं मेंशन करूँगी ही साथ मैं आपको बस ये बताऊँगी कि इस एनसीईआरटी का, इस चैप्टर का सार तत्व क्या है, समरी क्या है, मोटो क्या है, क्या ये आपको बताना चाहता है, ठीक है। चूँकि पढ़ना बड़ी बात नहीं होती है,
पढ़ के समझना कि इसमें ये चीज़ें कही गई हैं, ये बड़ी बात होती है। हम फिल्में देखते हैं, 3 घंटे की 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देखते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी कितनी अच्छी थी कितनी ख़राब थी, ये नहीं। आखिर में जब आप बाहर निकलिए उस मूवी से आपने सीख क्या ली, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आपने कोई सीख नहीं ली तो मतलब आपके 3 घंटे वेस्ट गए हैं। मूवी ख़राब हो अच्छी हो, ख़राब चीज़ भी आपको एक सीख देती है, अच्छी चीज़ भी आपको एक सीख देती है। तो वो सीख जो होती है वो आपको क्या मिली, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 3 घंटे की मूवी देख के कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। आप ग्रेविटी मूवी देखें हैं, नहीं देखें हैं तो देखिएगा। ग्रेविटी मूवी अगर आप देख लीजिए, पेशेंस लेवल आपको चेक हो जाएगा। ग्रेविटी मूवी अकेले ही देख सकते हैं, या तो ऐसे लोगों के साथ देखिए जो आपके साथ IAS की तैयारी करते हों, क्योंकि और कोई आपके साथ देखेगा नहीं। 3 लोगों में मूवी है, स्पेस में शुरू स्पेस में ख़त्म, जैसे ज़मीन पे आती वैसे मूवी ख़त्म। तो ये मूवी देखने के लिए पेशेंस चाहिए। हालांकि बहुत अच्छी मूवी है ग्रेविटी मूवी, अगर आपने नहीं देखा है देखिएगा। इसको अगर आप देखने के बाद ये ना बता पाएँ कि आखिरकार इस मूवी में बताया क्या गया है तो बेकार है, ठीक है। ग्रेविटी मूवी देखने की बड़ी कहीं नहीं है, आपने देख लिया, हाँ हमने देखा है ना। स्टोरी नहीं सुनाना है, स्टोरी का मतलब क्या है ये बताना है। पालमपुर गांव की कहानी हमें किसी को बैठ के बताना नहीं है। पालमपुर गांव की कहानी से हमें सीखने को क्या मिला ये बताना है। इस हर एक चैप्टर में क्या है, सार तत्व उसका, समरी क्या है, ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे और NCERT से रिलेट करके बताएंगे, ताकि आपको पता चले कि हम आपको कौन सा पेज पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप बिना NCERT के पढ़ रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही ईजिली मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब NCERT की कुछ बुक्स मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर देखिए, क्लास 9th की NCERT ये है, ठीक है। ये क्लास 9th की NCERT है, आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको ना लेना हो, आपको लगे कि नहीं लेंगे, या फिर हर किसी की अपनी कंडीशंस होती हैं, मोबाइल में NCERT ऐप, यही NCERT लिख दीजिए, NCERT ऐप आएगा, आपको मिलेगा, उसी को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हर एक लैंग्वेज में है, किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हो, कोई भी क्लास की उठा लीजिए, पढ़ डालिए, ठीक है। क्लास 10th की NCERT। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको कहती हूँ वो ये है 11th की NCERT। थोड़ी मोटी है, इसको पढ़ने में शायद आपको 2-3 दिन लगे, क्योंकि इसको समझते हुए पढ़िए। 3 दिन 4 दिन जो आपको लगे, 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी ग्रहण करने की क्षमता होती है। जो टाइम आपको लग जाए वो आपके ऊपर है, तो उसके हिसाब से आप पढ़िएगा। 1 हफ्ते में इस NCERT को ख़त्म करिए, आपके ऊपर है। चाहे 2 दिन में ख़त्म करिए, आपके ऊपर है, लेकिन समझ के साथ ख़त्म करिएगा। और कोशिश करिएगा कि जब आप इसको पढ़ें ना, तो इसके बाद हर एक चैप्टर के बाद जो इसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं, मेंस टाइप के क्वेश्चंस, उसमें जो बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक बार पढ़ने के बाद आप खुद से पेपर पेन लेके बैठिए, लिखिए कि इसमें हमने क्या पढ़ा। रिवीजन का सबसे बढ़िया मतलब यही होता है कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद उस बुक को बंद करिए, पेपर पेन उठाइए और लिख डालिए कि इस चैप्टर से मैंने आज क्या सीखा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से पढ़े हैं, कितने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। बाकी कि आप इस चैप्टर से हमने क्या पढ़ा वो तो मैं आपको यहाँ बताऊँगी ही। आपको अगर NCERT की नोट्स बनाना हो तो आप मेरी क्लास से बना सकते हैं आराम से, क्योंकि मैं आपको वही बताऊँगी कि इसमें क्या जानने लायक है, वो नहीं बताऊँगी जो जानने लायक नहीं है। लेकिन खुद की जो सेल्फ स्टडी होती है उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। कोई कितना भी बढ़िया आपको पढ़ा दे, अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो खुद से पढ़िए, खुद से कोशिश करिए, लिखिए। लिखने ही तो आए हैं यहाँ पर, अगर IAS की तैयारी करने आए हैं तो और क्या करने आए हैं। तो फ़िलहाल को ये सारी चीज़ें हैं हमारी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, पालमपुर गांव की कहानी से, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। ये मैं आपको 11th के साथ पढ़ाऊँगी, वो 2 चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं उनको हम 1 by 1 क्लासेस में पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हमारा ये सेक्शन यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है। इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। इकॉनमी से बिल्कुल मत भागिए, ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ। इकॉनमी थोड़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, आई नो, बट फिर भी अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा है। हर एक इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की इकॉनमी जिस प्रकार से ग्रो कर रही है, जानिए ना उसके बारे में, बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।